चैप्टर 3 होगा। बहुत बड़ा चैप्टर है, काफी सारे इसमें अब फैक्ट फिगर आएंगे। चैप्टर 3 और ये कौन सा चैप्टर होगा? ये है हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन्स, इसको यूं भी फेडरल में लिखा होता है, वही सेम है, यानी केमिस्ट्री ऑफ क्या? हाइड्रोकार्बन्स। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या सिंपली वर्ड हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है तो भी सही है, दोनों को सही माना जाएगा। तो हम हाइड्रोकार्बन के स्टार्ट से शुरू करते हैं और आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन किसको कहा जाता है? सिंपल वर्ड में कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड क्या बेटा? हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स, यानी वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के एटम होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हो। अब जैसे मीथेन हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन के एटम है। उसके बाद ईथेन हाइड्रोकार्बन है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन है। इथीन C2H4, इथाइलिन भी बोलते हो तो इथाइलिन या इथीन। उसके बाद C2H2 इथाइन, ये भी बोलते हो। या फिर हम लेते हैं C6H6 बेंजीन। ऐसे बहुत सारे आपको कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड मिलेंगे। यानी हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली कितने टाइप के हैं? ये आमतौर पर 2 बड़े टाइप होंगे, पर हाइड्रोकार्बन असल में क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। तो यहां से टॉपिक शुरू होता है। इसकी आप पिक ले लो। चले, अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हम शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्या बेटा? हाइड्रोकार्बन्स। यहां से आपका टॉपिक शुरू होगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्या? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इनके अहम यानी बड़े ग्रुप्स जो हैं वो कितने होंगे? वो 2 होंगे, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के 2 टाइप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? नंबर 1, पहला टाइप, इसको क्या बोलते हो? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। यानी पहला ग्रुप कौन सा होगा? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब ये कौन से हाइड्रोकार्बन होंगे? यानी दोज हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड विच के जो कंटेन मुश्तमिल होते हैं किस पे बेटा? कार्बन, फिर लिखोगे कार्बन क्या? ओपन चेन। इनमें कार्बन और कार्बन की ओपन चेन होती है। अब कार्बन और कार्बन की ओपन चेन से क्या मुराद होगी? ये देखो, ये ओपन चेन का मतलब है कार्बन की वो कतार के जिसमें फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन ये एक दूसरे के साथ इनका कोई भी बॉन्ड आपस में ना हो। जैसे फर्स्ट कार्बन और कार्बन नंबर 5,
इनका यानी कोई आपस में कोई बॉन्ड नहीं है। तो ये हमारी हो गई ओपन चेन। ठीक है, अब एक दफा सुन लो कि आप हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हो। अभी हमने जो लेक्चर शुरू किया है चैप्टर 3 का, वो है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? वो कंपाउंड है कार्बन और हाइड्रोजन के, जिनमें आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम होते हैं। अब इनकी अगर ग्रुपिंग करो तो इनके दो बड़े ग्रुप बनते हैं। कौन कौन से? एक वो होंगे जिनमें कार्बन और कार्बन की कौन सी चेन होती है? ओपन चेन। ठीक है, ओपन चेन। अब ओपन चेन कैसे पहचानोगे कि कार्बन कार्बन की ओपन चेन है? यहां पर जितने भी कार्बन हो, जैसे हमने ये बनाई है 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो पहला और पांचवा कार्बन, इनका आपस में कोई लिंकेज नहीं है। तो इस बेटा चेन को क्या बोलोगे? ओपन चेन। यानी फर्स्ट और लास्ट का कोई बॉन्ड आपस में ना हो, तो ये ओपन चेन होती है। ठीक, अब आते हैं इनमें, फिर ओपन चेन में हमें दूसरे भी कंपाउंड मिलेंगे, तो यहां से इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप हाइड्रोकार्बन्स की कौन से वाली हैं? नेक्स्ट टाइप है नंबर 2, उसको बोलते हैं क्या? क्लोज्ड। क्या बेटा? क्लोज्ड चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज्ड चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब ये कौन से होंगे? यानी दोज हाइड्रोकार्बन्स, those hydrocarbons which contain, जो रखते हैं, मुश्तमिल होते हैं किस पर? कार्बन। फिर लिखोगे कार्बन क्लोज्ड चेन, जिनमें कार्बन और कार्बन की क्लोज चेन होती है। अब कार्बन की क्लोज चेन कैसे होती है? ये देखो, ये 4 कार्बन की चेन है। अब इसमें हम देखते हैं कि किसी एक कार्बन को हम 1 कर देते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो देखें, फर्स्ट और कार्बन नंबर 4, इनमें आपस में बॉन्ड है। तो वो कार्बन की चेन जिसका फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन ये आपस में बॉन्ड बना लें, तो इस चेन को क्या बोलेंगे? क्लोज चेन। तो क्लोज चेन के कंपाउंड भी होते हैं हाइड्रोकार्बन और दूसरे ओपन चेन। बड़े ग्रुप इसके ये 2 बनते हैं। 2 बड़े ग्रुप होते हैं, एक ओपन चेन में और दूसरा क्लोज चेन। नोट करें इसको, शाबाश, पिक ले लो इसकी। ओके, अब हम पहले शुरुआत करते हैं कौन से हाइड्रोकार्बन से। तो वो हाइड्रोकार्बन जो हैं उनको आप बोलते हो ओपन, पहला ग्रुप ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उसके कितने ग्रुप्स होंगे? यानी देयर आर टू मैन ग्रुप्स, 2 मैन ग्रुप्स हैं ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स 2 किस्म के हैं। नंबर 1, पहला या ए, इसको बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, इनको कभी कभार एक नाम और भी देते हो, अल्केन्स।
ठीक है। यानी हाइड्रोकार्बन जो ओपन चेन में होते हैं, पहला ग्रुप जो होता है इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या क्या बोलते हो, अल्केन्स। अच्छा, इनका दूसरा ग्रुप कौन सा होता है, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और इसमें दो ग्रुप आते हैं, इनमें या तो अल्कीन्स भी हैं, और दूसरा कौन है, अल्काइंस। ये तीन किस्म के समझ लो। तो अनसैचुरेटेड में दो आते हैं ओपन चेन, एक अल्कीन और दूसरा अल्काइन। तो इसका मतलब है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन बेसिकली दो बड़े ग्रुप बनाते हैं, एक बनाएंगे सैचुरेटेड और दूसरा कौन सा बनाएंगे, अनसैचुरेटेड। तो हम इनसे शुरुआत करते हैं, ठीक है, फिर साइक्लिक पे बाद में आते हैं। नोट कर लिया, ओके। तो अब सबसे पहले हम लेंगे ओपन चेन में पहला ग्रुप। तो पहला ग्रुप कौन सा है, यानी इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या फिर और क्या बोलोगे, अल्केन्स, पहला ओपन चेन्स का ग्रुप, ठीक है। और ये कौन से होते हैं हाइड्रोकार्बन, यानी दोज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, दोज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, which contain all कार्बन, फिर लिखोगे कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, जिनका कार्बन और कार्बन की कतार या कार्बन और कार्बन की जो चेन होती है उसमें सारे बॉन्ड कौन से होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो इनको अल्केन्स भी बोलते हैं। जैसे ये देखें, 1 2 3 4 जितने भी कार्बन आप ओपन चेन में उठाओगे, तो आप एक बात, सर ये नया चैप्टर स्टार्ट हुआ जी जी बेटा, जी जी जी, ये नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। नया बेटा। वैसे मैंने लिखा था चैप्टर नंबर 3 बताया था आपको ऑर्गेनिक के हिसाब से। किसके हिसाब से, ऑर्गेनिक के हिसाब से। बाकी अगर इनऑर्गेनिक का पोर्शन काउंट करो फिर ऑर्गेनिक पे आओ, तो ये चैप्टर नंबर कौन सा है, 5 है, 5वां चैप्टर है। ऑर्गेनिक का ये तीसरा है, हमारा जो पोर्शन चल रहा है ना उसका तीसरा चैप्टर है। वैसे ओवरऑल ये 5वां है, इनऑर्गेनिक के पीछे हमने 2 छोड़े, वो हम एंड में पढ़ेंगे। तो उस हिसाब से 5वां, वैसे तीसरा है। तो हमने शुरुआत की है हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड। अब हम देखते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। इनमें या ओपन चेन होती है या फिर क्लोज चेन होती है। तो हम यहां पर ये कार्बन की चेन देखते हैं। यहां पर देखो जितने भी कार्बन हैं इन सब में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो जब ये कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होगा तो ये कौन से हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, या फिर इनको क्या बोलोगे, अल्केन्स, ये बोलोगे। अब ये तो आप ग्रुपिंग में, नॉमेनक्लेचर में भी पढ़ के आए हो। मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं इस वजह से कि अगर कोई रह गया है तो उनके लिए, वरना नॉमेनक्लेचर में यही बात सारे की सारी आपको बताई हुई है। तो नोट करो इसको, सिंगल बॉन्ड वाले सब जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड हैं इनको क्या बोलते हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इनको अल्केन भी कहते हैं। मिटाएं बेटा इसको, पिक ले ली। चलो अब हम नेक्स्ट लेते हैं दूसरा ग्रुप,
ओपन चेन में तो वो कौन सा है, उसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कौन से हैं? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब ये कौन से होंगे? यानी दोज हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन, जो कि मुश्तमिल होते हैं कार्बन यानी कार्बन और कार्बन के बीच में एट लीस्ट वन डबल और वन ट्रिपल बॉन्ड। या तो एक डबल बॉन्ड होगा इनमें कार्बन और कार्बन के बीच में, या फिर इनके बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो फिर नंबर 1 पहला, यानी दोज ओपन चेन अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स हैं या हाइड्रोकार्बन्स हैं, कंटेन या विच कंटेन, जो मुश्तमिल होते हैं किस पे? कार्बन, फिर लिखोगे कार्बन, क्या? डबल बॉन्ड होता है आर कॉल्ड एज अल्कीन्स। इनको क्या कहते हैं? अल्कीन्स बोलते हैं। अब जैसे ये वाली एग्जाम्पल, यानी कार्बन की चेन है। अब इसमें कम से कम एक बेटा क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। तो इसको अल्कीन्स कहा जाता है। नोट करो, शाबाश, टिक ले ली, चलें ठीक है। अब इसको अब नेक्स्ट अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा ग्रुप कौन सा है? दूसरा ग्रुप भाई वो है अल्काइंस का सेकंड ग्रुप। वो माइक चलना जी, हाँ माइक चल रहा। यानी उनको बोलते हैं अल्काइंस, ट्रिपल बॉन्ड वाले, यानी दोज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, विच कंटेन, जो मुश्तमिल होते हैं और एट लीस्ट वन कार्बन, फिर लिखोगे कार्बन, क्या? ट्रिपल बॉन्ड, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो, आर कॉल्ड, इनको क्या कहेंगे? अल्काइंस। इनको अल्काइंस कहते हैं। अब जैसे ये हमने कंपाउंड लिया, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? कम से कम एक क्या मौजूद है? ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो ये क्या कहलाएंगे? अल्काइंस। तो बेटा हमने अब पढ़ा कि ओपन चेन में दो ग्रुप आते हैं, एक सेचुरेटेड और दूसरा अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड ओपन चेन वाले वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, सारी चेन सिंगल बॉन्ड की। अनसेचुरेटेड में या तो एक डबल बॉन्ड वाले होते हैं, ज्यादा भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड या फिर ज्यादा भी ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। तो जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो क्या कहलाते हैं? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो इस तरह अनसेचुरेटेड के कितने ग्रुप बनेंगे? दो, एक अल्कीन डबल बॉन्ड वाले और दूसरे अल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले। नोट करो इसको, शाबाश। चलिए अब
हम लेते हैं नेक्स्ट ग्रुप। और नेक्स्ट ग्रुप कौन सा वाला है वो आप लोगों ने पहले सुना हुआ है। ये नंबर 2 होगा। इसको बोलते हैं क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इनकी क्लासिफिकेशन, इनकी ग्रुपिंग, ठीक है। तो इनमें भी 2 तरह के आमतौर पर ग्रुप बनते हैं। देयर आर 2 मैन ग्रुप्स ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं इनके कितने मेन ग्रुप होंगे? 2। पहला इसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एक होगा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा ग्रुप कौन सा होगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एक एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये 2 बड़े ग्रुप हैं क्लोज्ड चेन में, ठीक। तो हम शुरू करते हैं पहले ग्रुप से। तो पहला ग्रुप कौन सा है? उसको आप बोलते हो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। यानी फर्स्ट ग्रुप कौन सा है? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिसाइक्लिक सर ये बुक में जी बुक में एलिफेटिक लिखा हुआ है हाँ, एलिसाइक्लिक ही है और और एलिफेटिक ये साइक्लिक ही है। हाँ, एलिफेटिक जो है ना ये ओपन चेन में भी होते हैं और एलिसाइक्लिक एलिफेटिक पता है किसको बोलते हैं? ये असल में ओपन चेन वालों को एलिफेटिक कहते हैं, लेकिन एलिफेटिक में 2 ग्रुप है। क्लोज चेन में भी एलिफेटिक होते हैं। मतलब एलिफोज बोलते हैं फैट्स को। तो ये शुरू में फैट से या फैटी एसिड से हासिल होते थे। तो इनको हम आमतौर पर साइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। एलिसाइक्लिक भी बोलोगे तो भी सही है। बाकी अगर इनको साइक्लिक एलिफेटिक कहोगे तो भी सही है। सिर्फ एलिफेटिक कहोगे तो ये ओपन चेन वाले हो जाते हैं। एलिफेटिक में ओपन चेन क्लोज चेन दोनों को भी शामिल किया जा सकता है, पर बेस्ट वर्ड एलिफेटिक ओपन चेन में यूज होता है और साइक्लिक के लिए एलिसाइक्लिक यूज करते हैं। एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक ऑलमोस्ट सेम। कैसे? जैसे आप कहते हो ना अल्केन, तो अल्केन ओपन चेन में होते हैं। अब अगर यही अल्केन क्लोज चेन में हो तो साइक्लो अल्केन। साइक्लो वर्ड आ गया ना, बस ये एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक में ये फर्क है। उसके बाद साइक्लो अल्कीन, पहले अल्कीन ओपन चेन में, साइक्लो अल्कीन क्लोज चेन में। फिर अल्काइंस ओपन चेन में, साइक्लो अल्काइन क्लोज चेन में। तो बस चेन का फर्क है, प्रॉपर्टीज इनकी एलिफेटिक्स जैसी ही होती हैं, चाहे ये ओपन में हो चाहे ये क्लोज में हो। तो हम पर्टिकुलरली क्लोज को एलिसाइक्लिक बोलते हैं और ओपन चेन वालों को सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक कहा जा सकता है, ठीक। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे? यानी दोज क्या बेटा? क्लोज्ड चेन, यानी वो वाले क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। ये वो वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं which do not follow, जो फॉलो नहीं करते हैं किसको? हक्कल इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं। एंड और उसके बाद एरोमेटिक कैरेक्टर, ना इनमें एरोमेटिक कैरेक्टर होता है
और ना ही ये हकल इक्वेशन को फॉलो करते हैं। बस ये बात याद रख लो कि इनमें एरोमेटिक कैरेक्टर जो है ना वो होता ही नहीं। बाकी सब बातें क्लोज चेन वालों की एरोमेटिक जैसी होती हैं, यानी क्लोज चेन होती है, सब कुछ होता है, लेकिन ये कैरेक्टर नहीं होता है, यानी हकल इक्वेशन को फॉलो नहीं करते, डीलोकलाइज सिस्टम नहीं हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, बस ये एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं रखते हैं। तो एरोमेटिक कैरेक्टर क्या है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये हम बेंजीन में ही पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, और पूरा लेक्चर आपका एरोमेटिक कैरेक्टर पर होगा। कई क्वेश्चन बनाएंगे इसके हम, और एमसीक्यूज कई बनते हैं इससे। वो आपके बुक में तो छोटा टॉपिक है, लेकिन हम इसमें काफी सारी चीजें सीखेंगे। तो एलिसाइक्लिक्स जो है ये कितने फिर टाइप्स के होंगे, ये होंगे यानी देयर आर फर्दर टाइप्स, फिर फर्दर टाइप्स होंगे किसके बेटा? हकल इक्वेशन क्या है सर? जी, हकल इक्वेशन, हकल इक्वेशन। हाँ, मैं लिखता हूं अभी क्योंकि एरोमेटिक आएगा ना, अभी एरोमेटिक हम पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको हकल इक्वेशन बताऊंगा कौन सी होती है। हाल फिलहाल क्योंकि इनमें तो होती नहीं है ना, तो सिर्फ यहां हकल इक्वेशन का नाम लिखोगे। फिर आगे देखते हैं एरोमेटिक में होती है, वो फॉलो करते हैं, तो वहां लिखेंगे इसको कि ये कैसी होती है। ठीक, देयर आर फर्दर टाइप्स ऑफ क्या बेटा, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। फिर इनके फर्दर क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। कौन कौन से हैं पढ़ा हुआ है नॉमेनक्लेचर में। पहले कौन से होते हैं, साइक्लो अल्केन्स। दूसरा कौन सा होता है, साइक्लो अल्कीन्स, ये होते हैं। और तीसरी टाइप कौन सी होती है, साइक्लो अल्कान्स। थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। साइक्लो अल्कान्स अब जानते हो कि 3 टाइप है, साइक्लोअल्कीन्स और साइक्लो अल्काइंस। अब ये साइक्लोअल्काइन कैसे पहचानोगे, पढ़ा हुआ है आपने, थोड़ा सा मैं यहां बताऊंगा आपको। इसको मिटाते हैं तो आपने क्लोज चेन में ये पढ़ा होगा कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड कौन से होते हैं, ये होते हैं सिंगल, तो फिर क्लोज चेन होती है, तो हम कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, साइक्लो अल्केन्स। क्या बोलते हैं इसको, साइक्लो अल्केन्स। फिर अगर ये कार्बन और कार्बन की चेन जो होती है, इसमें कम से कम एक बेटा, क्या एक जो है क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, तो इनको आप क्या बोलते हो, साइक्लो अल्कीन्स। क्या बोलते हो, साइक्लो अल्कीन्स। और बेटा अगर इनमें कार्बन की चेन जो होती है, इसमें कम से कम एक बेटा क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो फिर इसको ट्रिपल बॉन्ड होता है कम से कम 2 कार्बन के बीच में, तो इन कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हो, साइक्लो अल्काइंस। क्या बोलते हो, साइक्लो अल्काइंस। तो हमें क्लोज चेन में कितने टाइप मिलेंगे बेटा, ये देख लो। ये एक होगा ओपन मतलब सिंगल बॉन्ड वाला अल्केन, डबल बॉन्ड वाला अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाला क्लोज चेन, यानी साइक्लो अल्काइंस।
साइक्लो इसलिए बोल रहे हो क्योंकि ये सब ओपन चेन में कोई भी नहीं है, सारे किस में है, क्लोज चेन। अब इनका नॉमेनक्लेचर, इनके नाम, स्ट्रक्चर या पढ़ चुके हो, हमने पूरा जनरल फार्मूला भी इनका पढ़ा था, इनके रेडिकल भी बनाए थे, याद होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट बेटा। नेक्स्ट जो है साइक्लिक कंपाउंड, उनको आप क्या बोलते हो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, यानी नंबर 2 सेकंड या बी ग्रुप में। ठीक है, कौन है, एरोमेटिक, क्या बेटा, हाइड्रोकार्बन्स। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से कंपाउंड्स हैं, यानी दोज क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, वो वाले क्लोज चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स विच के जो फॉलो करते हैं किसको, पहली बात हक्कल रूल या हक्कल इक्वेशन। अब भाई हक्कल इक्वेशन कौन सी है जो आप पूछ रहे थे, वो है 4n+2 और इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरी इक्वेशन। अभी हाल फिलहाल n नंबर ऑफ रिंग्स है, यानी कितनी रिंग्स होती हैं। जैसे बेंजीन में एक रिंग है, नेफ्थलीन में 2 रिंग्स हैं, तो n क्या है, नंबर ऑफ रिंग्स है। ये पूरा टॉपिक है, इसको पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे, अप्लाई भी करेंगे यहाँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन है कि एरोमेटिक में कौन सी बातें होती हैं। तो ये इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। पाई इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड बनाते हैं, सारे पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन, और ये रिंग को 4 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ रिंग्स को 2 प्लस कर लो, ये साइड इक्वेशन की और ये साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल हो जाए तो वो एरोमेटिक होता है। अगर ये इक्वल ना हो तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या होगा, यानी इट मस्ट कंटेन, इसमें एक बात और होनी चाहिए, कौन से वाली, एन अल्टरनेट, क्या, सिंगल, यानी वक्फे के साथ, सिंगल एंड क्या बेटा, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये 2 बातें हों, हक्कल इक्वेशन को भी फॉलो करें और उसमें अल्टरनेट यानी वक्फे के साथ सिंगल डबल बॉन्ड हो और चेन भी क्लोज हो, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक कहलाते हैं। तो अब हम इन 2 बातों को बेंजीन पे अप्लाई करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि वाकई बेंजीन एरोमेटिक है या नहीं, और दूसरे बेंजीन जैसे कैसे एरोमेटिक होंगे। इसकी पहले पिक ले लो, चल पिक ले ली। अब इसको हम लेते हैं, इसको बेंजीन पे इसके रूल्स को इंप्लीमेंट करते हैं और फिर देखते हैं कि वाकई ये बेंजीन आया, उसमें ये एरोमेटिक कैरेक्टर है या नहीं। देखो, सबसे पहले तो आपको पता है बेंजीन का फार्मूला है C6H6 है बेंजीन का फार्मूला। तो इसमें 6 कार्बन है और 6 इसमें क्या है, हाइड्रोजन। ये देखो, ये इसके अंदर 6 हाइड्रोजन है, ये वाले। अब हम यहां पर लेते हैं कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। तो ये जो डबल सिंगल बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट माना वक्फे के साथ, अल्टरनेशन भी कहते हैं। अल्टरनेट यानी वक्फे के साथ डबल एंड क्या, सिंगल बॉन्ड।
इसकी अल्टरनेशन है, गैप है। हर डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल हो तो इसको कहते हैं डबल और सिंगल बॉन्ड की अल्टरनेशन। बाकी एरोमेटिक में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। अगर किसी रिंग में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो एरोमेटिक नहीं होगा, वो नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, बस बॉन्ड दो हो, एक डबल और सिंगल, और वो भी कॉन्टिन्यूअस, साथ साथ ना हो। हर डबल के बाद सिंगल हो और सिंगल के बाद डबल हो, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। अच्छा, शॉर्ट में इस अमल को, इस कैरेक्टर को क्या बोलते हो? अल्टरनेशन। क्या बोलते हो? अल्टरनेशन। अब हकल इक्वेशन लगाते हैं इस पे, फिर देखते हैं भाई ये वाकई फॉलो करता है हकल इक्वेशन को। तो इसमें ये देखो, ये एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड और ये तीसरा पाई बॉन्ड। तो पाई इलेक्ट्रॉन हर पाई बॉन्ड में होते हैं और सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड में होते हैं। तो एक पाई बॉन्ड समझ लो, यानी 1 पाई बॉन्ड। एक जो पाई बॉन्ड है मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो अब ये बताओ कितने पाई बॉन्ड हैं? 1 2 3। तो बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन होंगे 6। कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई बॉन्ड कितने हैं? 3 हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन 6 होंगे इसमें। अब रिंग्स देखो, बेंजीन में कितनी रिंग्स हैं? 1 है। कितनी रिंग्स हैं? 1। तो n इज इक्वल टू, यहां लेंगे क्या? 1, क्योंकि इसमें एक क्लोज चेन है। इसे क्लोज चेन को आप रिंग बोलते हो। चलो भाई, अब फार्मूले में ये वैल्यू ऑफ क्या? अल्केन्स। अल्केन्स भी आप बोलते हो इनको, या इनको दूसरा नाम बोलते हो सैचुरेटेड क्या बेटा? हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, या फिर आप इनको बोलते हो पैराफिन्स। पैराफिन्स, ठीक है। ये 3 नाम हैं अलग अलग। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन, यानी दोस्त पढ़ के आए हो, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे ओपन चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स विच के जो कंटेन, जो रखते हैं, विच कंटेन ऑल कार्बन, फिर लिखोगे कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। ठीक, कार्बन और कार्बन के बीच में सारे के सारे कौन से बॉन्ड्स होंगे? सिंगल बॉन्ड्स होंगे। ठीक, अब ये इनका आपको पता है, देयर जनरल फॉर्मूला, इनका जनरल फॉर्मूला क्या है? इज CnH2n+2। अब n तो समझते ही हो, ये होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन के एटमों की तादाद। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल CH4, मीथेन, C2H6, इथेन, C3H8, प्रोपेन, C4H10, ब्यूटेन, C5H12, पेंटेन। तो ये इनके अहम कंपाउंड हैं, जनरल फार्मूला है इनका। और हर अल्केन को आप सैचुरेटेड इसलिए बोलते हो कि यहां कार्बन और कार्बन की चेन जो है वो कौन से बॉन्ड्स रखती है? सिंगल बॉन्ड। तो इसको नोट करो, पहले पिक ले लो इसकी। ओके, अब बेटा हम इनको यूं भी लिखते हैं, सैचुरेटेड क्यों लिखते हो? क्योंकि बेटा इनमें कार्बन और कार्बन के सारे जितने भी एटम हैं वो आपस में
कौन से बॉन्ड्स बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड। और ये हर सिंगल बॉन्ड जो है ये कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा। इस वजह से हम इसको अल्केन को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये बोलते हैं। उसके बाद एज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन, फिर लिखोगे कार्बन सिंगल बॉन्ड। इनमें कार्बन और कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड्स हैं? सिंगल बॉन्ड्स हैं। और सिंगल बॉन्ड आपको पता है कौन से बॉन्ड्स होते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड। देयरफॉर फिर इस वजह से दे आर लेस रिएक्टिव। बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना, ताकतवर बॉन्ड है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। दे आर लेस रिएक्टिव बट मोर स्टेबल। बाकी स्टेबल ज्यादा होते हैं, रिएक्टिव कम होते हैं। तो फिर इस वजह से दे आर कॉल्ड एज, फिर इनको क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। तो अब पैराफिन्स क्यों कहा गया? बहुत आसान सा लफ्ज है पैराफिन्स। पैरा मीन्स अ लिटिल, बहुत थोड़ा, ठीक है, बहुत थोड़ा। अ लिटिल, TTLE, बहुत थोड़े। फिर एफिन माना एफिनिटी, सलाहियत। तो इनमें पैराफिन्स में क्या होता है? बहुत कम सलाहियत होती है, बहुत कम सलाहियत होती है इनमें। किस चीज की बेटा? यानी पैराफिन टर्म का मतलब होगा लीस्ट रिएक्टिव। तो आपको अगर कहें कि अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों बोलते हो, तो आप कहेंगे क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है बट मोर स्टेबल। रिएक्टिव तो बहुत कम है लेकिन मोस्ट स्टेबल है। हाइड्रोकार्बन्स में सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो इस वजह से इनको क्या बोलते हो? पैराफिन्स बोलते हो। तो अब पैराफिन नाम का पता चल गया आपको। और सैचुरेटेड क्यों बोलते हो? कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड होते हैं, चेन। क्लियर बेटा? अब इसको मैं मिटा रहा हूं। ये हो गया इनका इंट्रोडक्शन। अब बेटा इंट्रोडक्शन के बाद अब हम इनके बाकी कैरेक्टर्स को देखते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर आएंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो फिजिकल कैरेक्टर बताती हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी वगैरह। तो सबसे पहले आपको पता है अल्केन जो है ना, इसमें कोई भी बॉन्ड, चाहे कार्बन कार्बन का हो, कार्बन हाइड्रोजन का हो, ये पोलर नहीं होता है। तो सारे अल्केन नॉन पोलर हैं। वजह, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलर नहीं होता है। क्या होता है? नॉन पोलर। तो हम यहां लिख सकते हैं, यानी नंबर 1 पहला कैरेक्टर, ऑल अल्केन्स आर, ये क्या है? नॉन पोलर। क्या है? नॉन पोलर है। किसकी वजह से नॉन पोलर है? ड्यू टू नॉन
क्या बेटा? ड्यू टू नॉन पोलर कार्बन कार्बन एंड क्या? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाँ, ये थोड़ा बहुत पोलर होता है, ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हल्का सा पोलर होता है, तो इसकी पोलरिटी कोई ज्यादा सफिशिएंट नहीं है, तो इसको अक्सर हम क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। तो एक पोलर है, बाकी हाइड्रोकार्बन्स में इसको हम क्या काउंट करते हैं? नॉन पोलर काउंट करते हैं। वजह आपको पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कितनी होती है? 2.6 होती है, 2.5 इसकी होती है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अब अगर डिफरेंस निकालोगे तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। 2.5 में से 2.1 माइनस कर तो 0.4 बनता है। 0.4 कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो ये इतना ज्यादा पोलर कैरेक्टर शो नहीं करेगा बॉन्ड। तो सारे अल्केन इन दो नॉन पोलर बॉन्ड्स की वजह से क्या कहलाते हैं? नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन। ठीक। देयरफॉर, या फिर यूं लिख लो, ड्यू टू नॉन पोलर कैरेक्टर, भाई इनके नॉन पोलर कैरेक्टर की वजह से दे आर मोस्टली, मतलब इनकी बहुत बड़ी तादाद, मोस्टली वाटर इनसॉल्यूबल, ये पानी में हल नहीं होते हैं। कौन से? जैसे आप देख लो, पेट्रोल, ठीक है, उसके बाद ग्रीस यानी वैक्स जो होती है, ग्रीस हो गई, उसके बाद मोबिल ऑयल हो गया, मोबिल ऑयल हो गया, पैराफिन वैक्स हो गई। तो ये आमतौर पर हल नहीं होते हैं। वजह क्या है? हाईली नॉन पोलर है, इस वजह से। बट पर सम स्मॉलेस्ट मेंबर, कुछ इसके बहुत छोटे मेंबर, स्मॉलेस्ट मेंबर्स सच एज CH4। CH4 कौन है? मीथेन, कहता है मीथेन। उसके बाद नेक्स्ट कौन है? C2H6, कहता है इथेन। ये क्या है? ये स्लाइटली, थोड़ी हद तक वाटर सॉल्युबल, ये थोड़ा बहुत पानी में हल हो सकते हैं, वाटर सॉल्युबल हो सकते हैं। तो जितना इनका मॉलिक्यूलर मास कम करोगे ना, तो फिर ये थोड़ा बहुत सॉल्युबल होंगे। मॉलिक्यूलर मास बढ़ा दोगे ना, तो नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ जाएगा, नॉन पोलर बॉन्ड बढ़ जाएंगे। और नॉन पोलर नेचर, आपको पता है वाटर तो पोलर है, तो फिर जब नॉन पोलर बॉन्ड बढ़ेंगे, नॉन पोलर नेचर बढ़ेगी, तो वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो अब हम यहां लिख सकते हैं, इसकी पिक ले लो। तो अब हम बेटा इसमें ये लिख सकते हैं, या हम इसको समझ सकते हैं कि यानी नंबर अभी चलेगा 3, देयर मॉलिक्यूलर मास क्या है? एज इंक्रीज, जब ये बढ़ता है मॉलिक्यूलर मास एज इंक्रीज या इंक्रीजेस, फिर क्या होता है? देयर क्या बेटा? सॉल्युबिलिटी इनटू वाटर डिक्रीजेस, वाटर में हल होने की सलाहियत कम होने लगती है। वजह क्या है? ड्यू टू इंक्रीज
इन नॉन पोलर नेचर। नॉन पोलर नेचर बढ़ने लगती है इस वजह से। तो फिर हम यूं लिख सकते हैं सोल्यूबिलिटी इनटू वाटर, यानी अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करें, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके मॉलिक्यूलर मास के साथ। मास बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई। अब नेक्स्ट आएगा, सवाल दे सकते हैं, क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, भाई ठीक है अल्केन नॉन पोलर, वाटर पोलर, फिर भी चंद को वाटर हल कर रहा है, क्यों? क्योंकि आपको एक बात याद रखनी है, कोई भी चीज अगर पानी में हल होती है या किसी और सॉल्वेंट में हल होती है तो इसका मतलब है सॉल्वेंट यानी हल करने वाला और सोल्यूट यानी हल होने वाला, इनकी आपस में क्या होती हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस यानी फिजिकल बॉन्ड बनते हैं। अगर फिजिकल बॉन्ड बनेंगे तो ये हल करेगा, अगर फिजिकल बॉन्ड नहीं बनेंगे ना ये हल नहीं करेंगे। तो जो मीथेन इथेन पानी में हल हो रहा है तो वो अल्केन तो नॉन पोलर है, वाटर क्या है? पोलर। तो यहां कौन सी फोर्सेस हैं जो इनको डिसॉल्व कर रही हैं? वो हैं डी बाय फोर्सेस, या इनको हम बोलते हैं डायपोल वर्सेस इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। तो हमें अगर कहा जाए कि सम अल्केन्स, कुछ अल्केन्स जो आर वाटर सोल्यूबल, ये हल होते हैं ड्यू टू सोल्यूबल, ठीक है बेटा, इनटू वाटर, पानी में हल हो गए। क्यों हल हो गए? ड्यू टू डी बाइज फोर्सेस, यानी इनके मॉलिक्यूल वाटर के और अल्केन के, इनके आपस में फोर्सेस कौन सी हैं? डी बाइज फोर्सेस, या फिर इनको बोलते हैं फोर्सेस को क्या? डायपोल वर्सेस इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी डाइपोल माना पोलर मॉलिक्यूल, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, पोलर था नहीं, पोलर किया गया, पोलर बनाया गया। तो ये इन फोर्सेस की वजह से ये अल्केन पानी में हल हो जाते हैं। अगर ये फोर्सेस भी नहीं बनेगी ना वाटर में और अल्केन्स में, फिर ये इसको हल नहीं करेंगे। ठीक, नोट करो। अब मिटाएं इसको। चलो भाई, अब नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये आमतौर पर इनका अब फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट होगा, देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये अक्सर क्या होते हैं? इंक्रीज, ये बढ़ते जाते हैं एज, जैसा कि देयर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस। जब इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा ना तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्यों? नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ गए, फिजिकल बॉन्ड स्ट्रांग बनेंगे आपस में। जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो फिर उतनी अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो हम यहां से स्टार्ट लेंगे कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होते हैं और अल्केन्स में किस तरह होते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब बेटा इनका शुरुआत कहां से करते हैं? सबसे पहले हम इस टर्म से शुरुआत करते हैं। टर्म है रेडिकल। फ्री रेडिकल तो बाद में आएगा, वो तो बाद की बात है। रेडिकल किसको बोलते हो? रेडिकल आप एक एटम को भी बोल सकते हो, आप एक आयन को भी बोल सकते हो, एक मॉलिक्यूल को भी बोल सकते हो जो रिएक्शन से पहले था वो रिएक्शन के बाद में भी वही रहे, भले प्रोडक्ट किसी में भी आ जाए
प्रोडक्ट भले चेंज बनाए, रिएक्टेंट्स में और था, प्रोडक्ट में और होगा, लेकिन वो रिएक्शन से पहले अगर +1 में था तो रिएक्शन के बाद भी +1 में हो। अगर रिएक्शन से पहले न्यूट्रल था तो रिएक्शन के बाद में भी न्यूट्रल हो। तो ऐसे एटम, आयन या मॉलिक्यूल को क्या बोलते हो? रेडिकल। तो रेडिकल का कंसेप्ट हर जगह आपको रिएक्शंस में मिलेगा, तो इसको क्लियर कर लो। ये रेडिकल टर्म है क्या? यानी कि रेडिकल, एक रेडिकल जो है इज एन एटम, या तो ये एटम है, या फिर ये आयन है, या फिर ये ग्रुप है। ठीक है, एटमों का ग्रुप है। और ग्रुप ऑफ, किसका ग्रुप है? ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स है विच के जो क्या करेगा? रिमेन्स अनचेंज्ड, चेंज नहीं होता है, बिफोर एंड और आफ्टर रिएक्शन। रिएक्शन से जैसे पहले था, रिएक्शन के बाद में भी वही होगा, नेचर नहीं बदलेगा अपनी, तो फिर उसको क्या बोलोगे? रेडिकल। अब देखो, एक छोटे से रिएक्शन से ही रेडिकल को समझते हैं। देखिए, हमने उठाया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, ठीक है, और ये रिएक्ट कर रहा है किससे? HCl, एसिड से। तो जब इनका रिएक्शन हुआ तो देखिए, सोडियम प्लस में, OH माइनस में, H प्लस में, Cl माइनस में, तो ये दोनों टूट जाएंगे आयंस में, ये भी टूटेगा। अब इसका उठाओ पॉजिटिव आयन यानी सोडियम +1 वाला, और इधर से उठाओ क्लोराइड यानी माइनस वाला, ये दोनों मिल गए और इन्होंने क्या बना लिया? सोडियम क्लोराइड। अब इधर से उठाओ OH और इधर से हाइड्रोजन, तो OH और हाइड्रोजन मिल गए, इन्होंने क्या बना लिया? H2O यानी वाटर। तो आप खुद गौर करोगे, चीज क्लियर हो जाएगी। क्या क्लियर हो गई? सोडियम बिफोर रिएक्शन से, यानी रिएक्शन से पहले जिस कंपाउंड में था ये +1 में था, अब भले किसी में भी चला गया है, लेकिन इधर भी देखो सोडियम प्रोडक्ट साइड पे भी +1 में, ये -1 में नहीं गया, ये न्यूट्रल एटम नहीं बना, ये सोडियम का प्योर मेटालिक एटम नहीं बना। रिएक्शन से पहले भी +1, रिएक्शन के बाद में भी +1। क्लोरीन रिएक्शन से पहले भी -1 में था, क्लोरीन रिएक्शन के बाद भी इसका एटम -1 में। तो न क्लोरीन प्लस में चेंज हुआ, न क्लोरीन न्यूट्रल Cl के एटम में चेंज हुआ, न क्लोरीन जो है वो मॉलिक्यूल में चेंज हुआ। तो जैसा क्लोराइड का रेडिकल माइनस में रिएक्शन से पहले था, अब भी रिएक्शन के बाद वैसा ही है। तो इसलिए अब ये सारे सोडियम, क्लोरीन, प्रोटॉन, OH, इन्होंने रिएक्शन से पहले जो अपनी कंडीशन रखी हुई थी, हालत रखी हुई थी, अब बाद में भी वैसे ही है। ठीक है, कंपाउंड और बना लिए, तो फिर हम इनको क्या कहेंगे? इनको हम बोलेंगे रेडिकल्स। क्या बोलेंगे? रेडिकल्स। तो ये एटम भी हैं, आयन भी हैं, जो अपनी नेचर रिएक्शन के दौरान नहीं बदलते हैं, जैसे पहले वैसे बाद। अब आते हैं इन रेडिकल्स की टाइप्स जो है, टाइप्स ऑफ रेडिकल्स। तो रेडिकल्स की कितनी टाइप हैं? ये 3 होती हैं। एक होता है फ्री रेडिकल। क्या होता है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है? ये एक एटम भी होता है, एक बेटा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, जिसके पास कम से कम एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो
ज्यादा में ज्यादा तो जितने भी हों, पेयर्ड भी हों भले, लेकिन अनपेयर्ड जरूरी है, कम से कम एक अनपेयर्ड हो, तो ये फ्री रेडिकल कहलाता है, क्योंकि इसके ऊपर ना प्लस चार्ज होती है ना माइनस चार्ज, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, दूसरा रेडिकल नंबर 2 वो कौन सा है? वो है पॉजिटिव रेडिकल। अब पॉजिटिव रेडिकल क्या है? ये वो आयंस होते हैं जिन पर +1 +2 क्या होती है? चार्ज होती है। कोई भी प्लस की चार्ज हो तो इनको आप क्या बोलते हो? पॉजिटिव रेडिकल, पॉजिटिव रेडिकल। और तीसरा इनमें कौन सा रेडिकल होता है? नेगेटिव रेडिकल, नेगेटिव रेडिकल। अब नेगेटिव रेडिकल क्या होते हैं? इन पर कोई ना कोई माइनस वाली चार्ज होती है। फिर ये ग्रुप भी हो सकता है, ये एक एटम भी हो सकता है, तो इन पे माइनस यानी नेगेटिव चार्ज होती है। तो नोट करें, शाबाश। अब ये रिएक्शन के दौरान अपनी नेचर को तब्दील नहीं करेंगे। पॉजिटिव रेडिकल भी हैं, फ्री रेडिकल भी हैं और नेगेटिव रेडिकल भी हैं। ऐसे पॉजिटिव रेडिकल वाला रिएक्शन नहीं करते हैं, नेगेटिव रेडिकल वाला रिएक्शन भी नहीं करते हैं, तो फिर कौन सा रिएक्शन करते हैं? ये हमेशा फ्री रेडिकल वाला रिएक्शन करते हैं। तो इनमें फ्री रेडिकल का रिएक्शन पॉसिबल होता है। एक ये मैं ऐड कर दूं। जी, तो हम यहां लिखेंगे कि अल्केन्स, अल्केन्स जो है अंडरगो, ये करते हैं, क्या करते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यानी इनमें कौन से रिएक्शंस होते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यानी इनके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ना पॉजिटिव आयन बनता है और ना नेगेटिव आयन बनता है। ठीक है, फ्री एटम होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों वाले ग्रुप इनमें से निकलते भी हैं और इनमें सब्स्टिट्यूट यानी ऐड भी होते हैं। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आप उठाते हो मीथेन, मीथेन उठाया और क्लोरीन, तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल था। अब क्लोरीन का मॉलिक्यूल अल्ट्रावायोलेट लाइट मिली और इसका बॉन्ड टूटा। ये भी फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल, ये मिले। यहां से हमने हटाया किसको? हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन भी किस में हट गया? फ्री रेडिकल। हाइड्रोजन हटा दो, उसकी जगह एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला, जो अनपेयर्ड वाला एक अनपेयर्ड वाला हटाया है, उसकी जगह एक अनपेयर्ड वाला ही रखो। जैसे हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड, क्लोरीन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और बाकी हाइड्रोजन एक क्लोरीन, ये आपस में मिलकर HCl बना लेंगे। तो इस तरह आप ये देख सकते हो या आप ये कह सकते हो कि अल्केन्स में ना केटाइन बनेगा और ना एनाइन, बल्कि इनमें हाइड्रोजन के फ्री एटम, फ्री रेडिकल हटाएंगे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन के फ्री एटम यानी फ्री रेडिकल इसमें ऐड कर देंगे। तो ये रिएक्शन कहलाते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, नोट करो इसको। अब बेटा हम इनसे अब आगे जाएंगे और आगे
इनको स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर हम एक स्पेशल वर्ड यूज करेंगे, दैट वन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ क्या बेटा, रिएक्शन। पहले इस लफ्ज को समझ लो, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, क्योंकि बार बार मैकेनिज्म हर रिएक्शन की अपनी अलग अलग क्या होती है, मैकेनिज्म होती है। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से क्या मुराद है, मैकेनिज्म क्या चीज होती है और ये क्यों टर्म रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं। तो देखें, हम अक्सर बोलते हैं कि कोई ना कोई रिएक्शन जो होगा, जब वो शुरू होगा तो उसका एंड भी होगा। तो शुरू से लेकर एंड तक एक रिएक्शन जब चलता है तो बेटा हो सकता है वो एक स्टेप में पूरा हो सकता है वो 2 स्टेप में पूरा हो, वो 3 में पूरा हो, या वो 4 स्टेप में पूरा हो। तो हर रिएक्शन अलग अलग स्टेप्स में पूरे होते हैं, किसी के 4 स्टेप, किसी के 5, किसी के 6, किसी के 7 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो ये जो रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप, पहले में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ, इन स्टेप बाय स्टेप जब आप रिएक्शन को लिखते हो तो फिर इस रिएक्शन के स्टेप बाय स्टेप डिटेल प्रोसेस को क्या बोलते हो, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हो, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। यानी हम मैकेनिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे, दी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है, इन कंप्लीट डिटेल्स is called mechanism of reaction। एक रिएक्शन शुरू से लेकर आखिर तक चला, कितने स्टेप थे, पहले स्टेप में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ, पूरी डिटेल के साथ जब हम लिखेंगे तो इस पूरे डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ रिएक्शन को क्या बोलोगे, रिएक्शन मैकेनिज्म बोलो। तो हम यहां पर इस यानी फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये रिएक्शन कैसे चलते हैं। तो अब यहां पर हम पढ़ेंगे क्या, मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्केन्स की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे चलेगा। बेटा जब भी कोई रिएक्शन चलता है, आपको पता है, कोई आपसे पूछे बेटा ये बताओ रिएक्शन कैसे शुरू हुआ और कैसे खत्म होगा, तो रिएक्शन चलने का मतलब ये होता है एटम, आयन, मॉलिक्यूल टकराते हैं, कोलिजन होते हैं, और कोलिजन के बाद इनके अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है और इनके ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और इनमें नए बॉन्ड बन जाते हैं। तो जो बॉन्ड ब्रेकेज का मरहला है, ये हर रिएक्शन की समझ लो शुरुआत होता है और इसको बोलते हैं बॉन्ड फिशन। तो हर रिएक्शन की शुरुआत पहले स्टेप से होती है जिसको आप बोलते हो बॉन्ड फिशन, बॉन्ड का ब्रेक होने का अमल। तो ये बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, बॉन्ड फिशन हर रिएक्शन में किस तरह होते हैं। तो ये बॉन्ड फिशन जो है, ये बॉन्ड के टूटने को अमल को कहते हैं। अब ये कैसे होता है बॉन्ड फिशन का अमल, इसको देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैकेनिज्म में यही होता है बॉन्ड फिशन का। तो बॉन्ड फिशन को भी समझते जाओ कि ये क्या चीज होती है।
तो यहां पर हम लिखेंगे बॉन्ड फिशन, समटाइम इसको हम बोलते हैं बॉन्ड क्लीवेज। क्या बोलते हैं? बॉन्ड क्लीवेज। यानी बॉन्ड फिशन या बॉन्ड क्लीवेज क्या है? दी फेनोमेना, ये कुदरती अमल है, ठीक है, फेनोमेना ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज, ठीक है, बॉन्ड ब्रेकेज का अमल है, इज कॉल्ड क्या बेटा? बॉन्ड फिशन। एक बॉन्ड टूटने का अमल है तो फिर उसको क्या बोला जाएगा? बॉन्ड फिशन बोला जाएगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन। बॉन्ड फिशन के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। नंबर 1, पहला टाइप, इसको बोलते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, ठीक है, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। एक तो ये है, ठीक, और दूसरा कौन सा है? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। एक होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन और दूसरा हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन, ठीक। नेगेटिव रेडिकल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी पॉजिटिव रेडिकल भी बनेंगे और नेगेटिव रेडिकल भी बनेंगे। देख लो कैसे, जैसे ये HCl है ना, अब इसको हम सॉल्यूशन में या हीट या एनर्जी दे देते हैं और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, तो यहाँ एक लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और दूसरा हायर, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन में टूटा, क्लोराइड नेगेटिव में। तो अब ये जो आयन है ये है पॉजिटिव रेडिकल। आयन माना ये रेडिकल है, पॉजिटिव रेडिकल है, और ये कौन सा है? नेगेटिव, क्या है? रेडिकल है। एक पॉजिटिव रेडिकल और दूसरा नेगेटिव रेडिकल। सेम जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड था, हीट किया गया, टूटा, कार्बन प्लस में और ऑक्सीजन माइनस में, तो ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल है। तो समझो जो बॉन्ड टूटा है, बॉन्ड फिशन का अमल हुआ है, वो कौन सा वाला हुआ है? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन हुआ है। तो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन से आपको क्या मिल सकते हैं? आपको पॉजिटिव और नेगेटिव अल्केन्स क्या बेटा? रिएक्शंस। अल्केन्स के जब रिएक्शंस होते हैं तो फिर क्या होता है? डी होमोलाइटिक, क्या बेटा? होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन जो है वो इसमें होते हैं। होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन ऑकर सिर्फ होमोलाइटिक होता है। अल्केन्स का रिएक्शन चलेगा, पुराने बॉन्ड जितने भी टूटेंगे उसमें न केटाइन बनेगा न एनाइन। होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा ऑकर एंड फ्री रेडिकल्स। और रेडिकल्स कौन से होंगे? फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। सिर्फ और सिर्फ फ्री रेडिकल्स यहाँ प्रोड्यूस होते हैं, एंड और फिर दे रिएक्ट, और फिर ये रिएक्ट भी यही करते हैं। फ्री रेडिकल बनते भी हैं और रिएक्ट भी करते हैं। नोट कर लो, शाबाश। अब बेटा हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट हैं, बाद में फिर कंफ्यूजन होती है,
कि भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो ये इसलिए आपको क्लियर करवाना ज़रूरी है। अब आते हैं कि अल्केन्स में जो फ्री रेडिकल रिएक्शन होंगे उनके जो टाइप हैं वो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें जो बेहतरीन फ्री रेडिकल रिएक्शंस होते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है, और ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन अल्केन्स में अब थोड़ी थोड़ी पॉइंट आपको क्लियर हो गए। बॉन्ड फिशन, फ्री रेडिकल, पॉजिटिव रेडिकल, नेगेटिव रेडिकल, तो अब हमें ये रिएक्शन थोड़े आसान लगे। तो जो अल्केन्स में मोस्ट कॉमन फ्री रेडिकल रिएक्शंस हैं वो कौन से वाले हैं बेटा? वो है हेलोजिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन का अपना अपना नाम होगा। अब जैसे हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये रिएक्ट करेगा तो आप इस रिएक्शन को बोलोगे हेलोजिनेशन। ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडेशन। उसके बाद जो है अगर हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजिनेशन। हेलोजन रिएक्ट करेगा, हेलोजिनेशन। नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा, नाइट्रेशन। तो ऐसे मुख्तलिफ नाम, सल्फर रिएक्ट करेगा, सल्फोनेशन, नाम देते हो। तो अल्केन्स का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप यानी पूरी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, वो सबसे ज़्यादा ऑकरिंग रिएक्शन जो है फ्री रेडिकल के, वो कौन से हैं? हेलोजिनेशन। कौन से वाले रिएक्शन है? हेलोजिनेशन वाले। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, यानी अल्केन्स इन नॉर्मल कंडीशंस। अल्केन जो है वो नॉर्मल कंडीशंस में अंडरगो ये करते हैं, ठीक है। अंडरगो माना यहाँ पे ये रिएक्शन करते हैं, ठीक। कौन से रिएक्शंस करते हैं? वो कहता है ये अंडरगो हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन पर कौन से वाली? हेलोजिनेशन कैटाइन एनाइन, यानी ये पॉजिटिव रेडिकल, नेगेटिव रेडिकल की भी होती है, पर यहाँ कौन सी होगी? ये फ्री रेडिकल की भी होती है। हेलोजिनेशन फ्री रेडिकल रिएक्शंस। इसमें फ्री रेडिकल रिएक्शंस होंगे, पर किसके? हेलोजिनेशन। तो अब हम यहीं से इस टर्म से स्टार्ट करते हैं। तो हम टर्म लेते हैं कौन सा? हेलोजिनेशन। व्हाट इज हेलोजिनेशन? यानी हेलोजिनेशन टर्म जनरल है। किसके लिए है? एडिशन करो और या फिर सब्स्टिट्यूशन करो। किसकी? सब्स्टिट्यूशन ऑफ किसकी बेटा? हेलोजेंस। हेलोजन किसी में ऐड करो, हेलोजन किसी में सब्स्टिट्यूट करो, तो रिएक्शन को क्या बोलोगे बेटा? हेलोजिनेशन। क्या बोलोगे? हेलोजिनेशन। अब ये हेलोजन कौन कौन से हैं? आपको पता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हेलोजेंस हैं, ठीक है। हेलोजेंस जो हैं ये सारे के सारे X2 से लिखे जाते हैं, और इनमें पहले नंबर पे फ्लोरीन, उसके बाद दूसरा क्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन, चौथा आयोडीन, ये है। एस्टाटीन जो है ना, AT, एस्टाटीन, वो रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है उसकी रिएक्टिविटी अलग होती है, उसका रिएक्शन भी अलग। ये नॉर्मल हेलोजन यही है। अब अगर इनकी रिएक्टिविटी को देखें तो ये सब बराबर रिएक्ट नहीं करते हैं अल्केन्स के साथ। इनका रिएक्शन की वेलोसिटी, इनका रेट हेलोजेंस, ये अल्केन्स के साथ एक जैसा कभी नहीं होता है। कुछ तेजी से रिएक्ट करते हैं, किसी का रिएक्शन फास्ट होता है और किसी का रिएक्शन स्लो होता है। तो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस, ये अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग। हेलोजेंस विद किसके साथ? विद अल्केन्स। अल्केन्स के साथ इनकी रिएक्टिविटी किस ऑर्डर में होती है? हाईएस्ट रिएक्टिविटी होती है फ्लोरीन की। फ्लोरीन सबसे तेजी से रिएक्ट करता है, फिर उससे थोड़ा कम क्लोरीन की,
उससे भी कम किसकी होती है? ब्रोमीन की। सबसे स्लो रिएक्ट कौन करता है? आयोडीन। तो आयोडीन का रिएक्शन अल्केन्स के साथ स्लो वेस्ट होता है। और फ्लोरीन के साथ क्या होता है? बहुत फास्ट होता है। इसको अक्सर हम क्या लिखते हैं? विगोरस। विगोरस माना फास्टेस्ट एंड एक्सप्लोसिव। इस वजह से इस पे नाम पड़ा हुआ है विगोरस। अगर आपको कहना कि विगोरस रिएक्शन का मतलब क्या है, तो क्या बोलोगे बेटा? जो रिएक्शन बहुत फास्ट हो, तेजी से हो, वेलोसिटी बहुत हाई हो, ठीक है, और एक्सप्लोजन भी करे, हीट एकदम धमाके के साथ बहुत ज्यादा। ये एक्सप्लोजन कहाँ होते हैं? जहाँ हीट बहुत ज्यादा इमिट होती है एकदम, तो फिर एक्सप्लोजन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं और ये हीट इमिट होती है। तो सबसे फास्ट रिएक्शन किसके? फ्लोरीन के। उससे कम क्लोरीन और ब्रोमीन। ये जो दो आमतौर पर रिएक्टेंट हैं, इनका रिएक्शन हमेशा क्या होता है? मॉडरेट होता है। क्या होता है? मॉडरेट, नॉर्मल रिएक्शन होता है। रफ्तार न बहुत फास्ट होती है न स्लो। तो हम अक्सर बुक्स में इन दो के रिएक्शन पढ़ते हैं। ये कहीं कहीं आयोडीन का होगा क्योंकि स्लो होता है, और ये तो बहुत विगोरस, एक्सप्लोसिव, रैपिड, फास्ट रिएक्शन होता है। तो ये कंट्रोल करना नॉर्मल कंडीशन में इसको मुश्किल होता है। तो ये अक्सर फ्लोरीन का रिएक्शन नहीं होता है। तो अब जो रिएक्शन पढ़ोगे नाम वही दोगे। फ्लोरीन पढ़ोगे, फ्लोरीनेशन। क्लोरीन करोगे, क्लोरीनेशन। ब्रोमीन रिएक्ट करेगा, ब्रोमिनेशन। आयोडीन का रिएक्शन होगा या रिएक्ट करेगा? आयोडीनेशन। ठीक है। तो अब नॉर्मल रिएक्शन किसका होगा? क्लोरीन का। तो इसलिए आपको अल्केन्स में क्लोरीन का रिएक्शन दिया गया है बुक में। बुक में यही है क्योंकि मॉडरेट है, नॉर्मल है, कंट्रोलेबल है, कोई ज्यादा एक्सप्लोसिव, ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं है, इस वजह से। तो यहां से हम स्टार्ट लेते हैं बेटा। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब स्टार्ट कहां से लोगे? हम लेंगे क्लोरीनेशन से। कहां से लेंगे? क्लोरीनेशन से। देखो बुक में तो बस छोटे से 1-2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दें ताकि आप उस रिएक्शन को समझ तो सको ना, कि शुरू कहां से हुआ, नाम क्यों पड़ा, कौन सा रेडिकल। एमसीक्यूज इसी से बनते हैं। तो हम लेते हैं बेटा रिएक्शन किसका? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन्स। ठीक है, अल्केन्स की क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन्स से मुराद आपकी क्या होगी बेटा? यानी हम लिख सकते हैं व्हेन, जब क्या होगा कि क्लोरीन रिएक्ट करती है किसके साथ? विद एनी अल्केन। किसी से भी इसको रिएक्ट कराओ। सब अल्केन्स की रिएक्टिविटी क्या है बेटा? सेम होती है। एनी अल्केन्स क्या होगा? इट प्रोड्यूस। फिर ये प्रोड्यूस करती है क्या? मोनो, ठीक है, डाई, ट्राई, ठीक है, ईटीसी, ट्राई, ईटीसी, क्लोरो, ठीक है, अल्केन। फिर मीथेन है तो मोनोक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। इथेन है तो मोनोक्लोरोइथेन, डाइक्लोरोइथेन, ये बनाती है। ठीक है, प्रोपेन। जितने हाइड्रोजन है उतने हेलोजन के सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाएगी। ठीक है। अब बेटा एंड और इसके अलावा ये क्या करेगा? नेक्स्ट प्रोडक्ट इसमें होगी हाइड्रोजन हैलाइड। दूसरी प्रोडक्ट कौन सी होगी? हाइड्रोजन हैलाइड, यानी HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। यहां पे हम लिखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, ये बनाएगी। अरे भाई अब्दुल गफार कहाँ चले गए थे? अब तो टाइम भी ऑफ होने। हमने
CH4 लिया, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल। पहले मैं पूरा रिएक्शन लिख जाऊंगा, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताएंगे कि पहला स्टेप कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा कैसे होंगे। तो ये इसको कैटलिस्ट चाहिए, कौन सा वाला, यूवी लाइट वाला कैटलिस्ट, अल्ट्रावायलेट लाइट का कैटलिस्ट। भाई एक हाइड्रोजन जाएगा मीथेन में से और वो उसकी जगह कौन आएगा, क्लोरीन। तो हमें पहली प्रोडक्ट मिलेगी कौन सी, मोनो क्लोरो मीथेन, ये बन जाएगी। और हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलेगा, क्या बना लेगा, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब इसमें अभी भी हाइड्रोजन है, अभी भी बहुत पड़े, तो CH3Cl, इसको फिर क्लोरीन से रिएक्ट कराओ, जब तक हाइड्रोजन है ये रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा। तो फिर यूवी लाइट उठाई, फिर यूज किया, कंडीशन वही है, एक और हाइड्रोजन जाएगा, बनाएगा HCl, एक क्लोरीन इसमें ऐड होगा, अब ये हो जाएगा CH2Cl2। अब इसको बोलेंगे डाई क्लोरो क्या, मीथेन, डाई क्लोरो मीथेन, ये बन जाएगा। तो इसकी पहले पिक ले लो, शाबाश। से रिएक्ट कराओ, जब तक हाइड्रोजन है ये रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा। तो फिर यूवी लाइट उठाई, फिर यूज किया, कंडीशन वही है, एक और हाइड्रोजन जाएगा, बनाएगा HCl, एक क्लोरीन इसमें ऐड होगा, अब ये हो जाएगा CH2Cl2। अब इसको बोलेंगे डाई क्लोरो क्या, मीथेन, डाई क्लोरो मीथेन, ये बन जाएगा। तो इसकी पहले पिक ले लो, शाबाश, ये बन जाएगा। ऊपर से मैं मिटाऊंगा इसको। अब आगे रिएक्शन अभी भी चलेगा, अभी भी चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि अभी इसमें मजीद क्लोरीन मौजूद है, देखो मजीद हाइड्रोजन है, CH2 है। तो अब आप फिर उठाओगे CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, फिर क्लोरीन दोगे, यूवी लाइट कैटलिस्ट होगा, अल्ट्रावायलेट लाइट कैटलिस्ट होगा, ये फिर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दोगे, उसकी जगह एक और क्लोरीन आ जाएगा। अब इसको आप क्लोरोफॉर्म भी बोलते हो, क्लोरोफॉर्म जो बेहोश करने के लिए होता है, या इसको बोलते हैं ट्राई क्लोरोमीथेन, ये बन जाएगा। और एक क्लोरीन बचेगा, उसको हाइड्रोजन मिल जाएगा, HCl हर दफे बनता रहेगा, HCl तो हर दफे बनता रहेगा। अभी भी इसमें एक हाइड्रोजन है, तो ये CHCl3 है, और इसको फिर क्लोरीन देते हैं, और यूवी लाइट जो है इसकी मौजूदगी में इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये बनाएंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये बन जाएगा, और हाइड्रोजन से क्लोरीन मिल जाएगा, HCl बन जाएगा। अब आप देखिए चारों हाइड्रोजन हटा दिए गए और उनकी जगह ले ली किसने, क्लोरीन। तो ये रिएक्शन यहाँ जब तक हाइड्रोजन थे ये चलता रहा, अब ये रिएक्शन यहाँ पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब हाइड्रोजन सब खत्म हो गए। पिक ले लो इसकी। अब लेते हैं हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को। तो ये रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप कितने मरहलों में पूरा होगा, कितने स्टेप्स में पूरा होगा, और हर स्टेप में उसका नाम क्या होगा और क्या प्रोडक्ट बने, यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं पूरी डिटेल के साथ, इस रिएक्शन को देखते हैं कितने मरहलों में, कितने स्टेप्स में ये रिएक्शन बेटा कंप्लीट हो जाएगा, देखते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आप लिखोगे मैकेनिज्म, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, मैकेनिज्म ऑफ, किसका मैकेनिज्म लिख रहे हो, क्लोरीनेशन ऑफ क्या, अल्केन में आपने कौन सा कंपाउंड उठाना है, मीथेन।
तो ये लिख दो। अब यहाँ स्टेप 1 आएगा। स्टेप 1 आया, क्लोरीन का मॉलिक्यूल यहाँ पहले आएगा, मीथेन नहीं आएगा। ये देखो, ये क्लोरीन का आपस में बॉन्ड बना हुआ है, ये मॉलिक्यूल बना हुआ है क्लोरीन का। ये जो है ये शेयर्ड पेयर है क्लोरीन का मॉलिक्यूल का। इसको हम क्या करते हैं, अल्ट्रा वायोलेट लाइट में क्लोरीन को रखते हैं, और वो लाइट जब इस डबल बॉन्ड पे पड़ती है, इधर एब्जॉर्ब होते हैं फोटॉन इन इलेक्ट्रॉनों में, और फिर ये बॉन्ड क्या करने लगता है, वाइब्रेट। और जब ये वाइब्रेट करता है, यहाँ यूवी लाइट से वाइब्रेशन पैदा होती है, तो फिर ये बॉन्ड टूट जाता है, और इस बॉन्ड से हमें क्या मिलता है, 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स। क्या मिल जाते हैं, क्लोराइड के 2 फ्री रेडिकल्स मिल जाते हैं। ये क्लोराइड के रेडिकल मिल गए, 2 फ्री रेडिकल मिल गए। अब इनको हम बोलेंगे क्लोराइड फ्री रेडिकल्स। तो पहले स्टेप में हमें क्या मिलेंगे, क्लोराइड के फ्री रेडिकल। और यहाँ जो इस स्टेप का नाम आप उठाओगे, बॉन्ड टूटने का अमल है, इस बॉन्ड के टूटने के अमल को क्या बोलते हो, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। क्या कहते हो इसको, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। ये क्लोराइड के 2 रेडिकल हासिल हो गए। बस यहां से हमने एक काम करना है, इधर से हमने उठाना है 1 क्लोराइड का रेडिकल। कितने रेडिकल उठाने हैं, 1 क्लोराइड का रेडिकल यहां से उठाते हैं, और ये रेडिकल अब आएगा किसमें, स्टेप 2 में। और याद रखो, बस अब थोड़ा याद करते जाना, बहुत आसान हो जाएगा रिएक्शन। भाई यहाँ क्लोराइड का रेडिकल उठाया, क्लोराइड रेडिकल हमेशा टारगेट करेगा किसको, इस मीथेन के हाइड्रोजन को, और ये बॉन्ड तोड़ेगा, फ्री रेडिकल में ये कोलाइड करेगा। एनर्जी यूवी लाइट से मिल रही है, क्लोराइड को ताकतवर हो गया, इसने इधर से हाइड्रोजन से टकराना है, और इस हाइड्रोजन के एटम को अपने साथ अलग कर लेना, और ये बना देगा क्या, HCl। भाई हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ा, हाइड्रोजन अलग किया, उससे बॉन्ड बनाया, HCl बन गया। अब ये जो मीथेन था, अब मीथेन नहीं रहा, फ्री रेडिकल में हाइड्रोजन हट गया, तो ये मीथेन से जब हाइड्रोजन चला गया, कौन ले गया, क्लोरीन। तो ये बन गया अब हमारे पास क्या बेटा, मिथाइल रेडिकल। क्या बन गया, मिथाइल रेडिकल। पहले इसको नोट करो, ठीक है। आज यहां तक हम इसको छोड़ते हैं। अगर आप कहें तो मैं दूसरा सेशन चलाऊं, इसको रिएक्शन को पूरा करें, अगर कहें तो, क्योंकि अब ये तो सेशन आपका ऑफ हो रहा है, तो इधर फिर मज़ा नहीं आएगा। ये यहाँ रिएक्शन ऑलमोस्ट इधर रोकते हैं इसको, अगर कहें तो नेक्स्ट सेशन चलाते हैं। व्हाट्सएप में मैसेज कर दो अगर चलाना है तो, नहीं तो फिर मैं इसको ऑफ करता हूँ, क्योंकि अब सेशन आपका ऑफ हो रहा है। ठीक है, पिक ले लो इसकी, स्टेप 2 तक। मुझे कल यहीं से फिर हम स्टार्ट करें, नहीं तो। ओके बेटा, तो कल फिर अभी मैसेज में आपका देखता हूँ, अगर है तो ठीक है, मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ, नहीं तो फिर यहाँ पे ऑफ करते हैं। कल आपने जो सैटरडे को आपने जो सेशन छोड़ा था वहीं से, तो इसमें मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, यानी अल्केन्स जो हैं उनमें क्लोरीनेशन रिएक्शन कैसे होता है। तो आपको बताया था फर्स्ट स्टेप जो था, स्टेप 1, वो था ये कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, और इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल को सनलाइट या फिर यूवी अल्ट्रावायोलेट लाइट की मदद से इसमें होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन किया, और इसमें से फिर हमें फ्री क्लोरीन के कितने एटम्स मिल गए,
दो एटम्स मिल गए। अब ये जो क्लोरीन के दो फ्री एटम हैं, इनको हम रिएक्शन के टर्म्स में क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं क्लोराइड फ्री रेडिकल्स। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोराइड या क्लोराइड फ्री रेडिकल। अब इस रेडिकल में से हम सिर्फ एक रेडिकल उठाएंगे और एक जो है वो रिएक्शन के एंड में यूज होगा, एंड में काम आएगा, तो उसको फिर हमने एंड में ही लेके जाना है। अभी हम सिर्फ एक रेडिकल उठाएंगे। तो ये स्टेप 1 में क्लोराइड रेडिकल बन गया। अब आएगा स्टेप नंबर 2। तो स्टेप 2 में आप उठाओगे क्या? मीथेन का मॉलिक्यूल। किसका मॉलिक्यूल उठाओगे? मीथेन का। और मीथेन के मॉलिक्यूल को हर दफे टारगेट करता है कौन? क्लोराइड का रेडिकल। और यहां क्लोराइड जो है उसका रेडिकल जो होगा, उसको काम क्या करना है? क्लोराइड के रेडिकल ने इस किसी एक हाइड्रोजन पे अटैक करना है और उसका बॉन्ड, उसको एनर्जी देनी है, बॉन्ड को होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन से तोड़ना है और फिर ये हाइड्रोजन लेकर HCl बनाना है। ये है क्लोराइड का काम। और ये हर क्लोराइड रेडिकल जब प्रोड्यूस होगा तो वो ये काम लाजमन करेगा। यहाँ पर देखो क्लोराइड का रेडिकल आया, इसने एक हाइड्रोजन को टारगेट किया, इसको यहाँ से एनर्जी प्रोवाइड की और बॉन्ड टूटा और ये रेडिकल यहाँ से हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़कर हाइड्रोजन को फ्री एटम में चेंज करता है और फिर खुद उस हाइड्रोजन से अपना बॉन्ड बना लेता है, यानी HCl बन जाता है। अब आप ये देखो कि मीथेन में से एक हाइड्रोजन चला गया, एक हाइड्रोजन चला गया और इसने क्या बना लिया? मीथाइल फ्री रेडिकल। क्या बना लिया? मीथाइल फ्री रेडिकल। तो इस तरह हर 2 स्टेप के बाद, कितने स्टेप के बाद? हर 2 स्टेप के बाद एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल खत्म हो जाएगा। आपने हर 2 स्टेप के बाद क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल उठाना है। तो अब हमने समझे पहला और दूसरा स्टेप ये पूरा कर लिया। यहाँ पर एक क्लोराइड का क्लोरीन का मॉलिक्यूल खत्म हो गया। जो एक हम छोड़ रहे हैं क्लोराइड, ये एंड में मैं आपको बताऊंगा कहाँ यूज होगा। तो अब HCl स्टेबल प्रोडक्ट है, ये दोबारा नहीं टूटेगी। और ये मीथेन तब तक, ये मीथेन जो है CH4 वाला जो था, अब मिथाइल है, ये तब तक रिएक्शन में आता रहेगा जब तक के इसके चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएं क्लोरीन के साथ। बस अब एक स्टेप और समझ लो, फिर हर 2 स्टेप के बाद वही सेम, हर एक स्टेप के बाद वही पुराने वाला स्टेप जो है वो रिपीट होगा। बस काम समझ लो, क्लोराइड आएगा तो हाइड्रोजन लेकर जाएगा, HCl बनाएगा। अब हमने 2 स्टेप पूरे किए हैं मैकेनिज्म के, अब तीसरा स्टेप लेते हैं। तो अब हमें हर तीसरे यानी हर 2 स्टेप के बाद एक क्लोरीन मॉलिक्यूल खत्म हो जाएगा और हमने एक उठाना है, ठीक है। बाकी ये तो उठाते रहोगे जब तक हाइड्रोजन पड़े इसमें। तो अब आते हैं स्टेप 3 की तरफ। तो स्टेप 3 में हम उठाएंगे ये मीथाइल रेडिकल। क्या उठा लेंगे? मीथाइल रेडिकल। अब ये जो रेडिकल है ना, ये बहुत रिएक्टिव होता है और मॉलिक्यूल स्टेबल, इसलिए रिएक्टिव चीज अटैक करती है किस पर? स्टेबल मॉलिक्यूल पे। तो मिथाइल उठाया, 2 स्टेप पूरे हुए, एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल। तो जैसे क्लोराइड ने काम करना है, हाइड्रोजन उठा के लेकर जाना है, वैसे क्लोरीन ने भी ऐसा ही करना है। क्लोरीन के साथ मिथाइल ने वही करना है। मिथाइल हर दफे क्लोरीन पर अटैक करेगा, चाहे मोनोक्लोरो हो, डाइक्लोरो हो, ट्राइक्लोरो, और ये यहां से क्या उठा लेगा? क्लोराइड। और मिथाइल क्लोराइड का रेडिकल ले जाएगा और उसके साथ ये क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा और इस तरीके से क्लोरोमीथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्लोरोमीथेन बन जाएगा। लेकिन मॉलिक्यूल क्लोरीन का था, 2 एटम थे, एक तो मिथाइल में ऐड हो गया, एक अभी बाकी क्या बचा है?
क्लोराइड। तो ये एक क्लोराइड यहाँ पर रेडिकल के तौर पे, क्योंकि ये मैंने अभी लगाया है चार्जिंग में ये। हाँ, तो ये एक क्लोराइड क्लोरीन में से मिथाइल में ऐड हो गया, एक क्लोराइड बचेगा में किसका, क्लोरीन के मॉलिक्यूल का। अब इसने आना है रिएक्शन, बस पहले वाला एक नहीं आता, बाकी पूरे का पूरा क्लोरीन का जब भी मॉलिक्यूल उठाओगे उसका एक क्लोराइड मिथाइल में ऐड होगा, तो दूसरा जो बचेगा वो हाइड्रोजन उसने लेना है। ठीक है, बस अब यही स्टेप हमने रिपीट करने हैं और हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करना है। पहले इसकी पिक ले लो। ओके, तो अब हम फिर यहां पर अब उठाते हैं यही सेम स्टेप 3 वाला मॉलिक्यूल जो स्टेप 3 में आया है, अब आगे भी यही आएगा, यही आगे आएगा, यही स्टेप वाला मॉलिक्यूल। तो देखो अब शुरू होगा स्टेप 4। कौन सा स्टेप? स्टेप नंबर 4। तो स्टेप 4 में हमने यहां पर लिया है मोनो क्लोरोमीथेन और यहां लिया है एक क्लोराइड। क्या लिया है? एक क्लोराइड लिया है। अब ये क्लोराइड फिर अटैक करेगा। अब ये जान लो क्लोराइड का टारगेट क्या होता है, हर दफे कोई ना कोई हाइड्रोजन। तो क्लोराइड इस हाइड्रोजन पे अटैक करके, जैसे पहले वाले क्लोराइड ने किया, हाइड्रोजन लेकर क्या बना लेगा? HCl। क्या बना लेगा? HCl। तो अब इसमें से एक और हाइड्रोजन चला गया। क्लोराइड तो आ चुका है एक, लेकिन क्लोराइड ने हर दफे हाइड्रोजन को हटाना है, तो HCl बनाना है। अब हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे? जब इसमें से क्लोराइड ने हाइड्रोजन हटा दिया तो अब बन गया मिथाइल क्लोराइड रेडिकल। क्या बन गया? मिथाइल क्लोराइड रेडिकल। HCl बन जाएगा। HCl स्टेबल है, तो ये HCl तो आगे नहीं आएगा, लेकिन ये मिथाइल क्लोराइड अभी आता रहेगा। अभी 2 हाइड्रोजन इसमें बाकी। अब बताओ कितने स्टेप पूरे हो गए? 2 स्टेप। एक क्लोरीन उठाया, उसमें से क्लोरीन आया इसके अंदर, और एक क्लोराइड बचा था HCl। तो 2 स्टेप में एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल फिर दूसरा खत्म हो गया। अब हमें तीसरा मॉलिक्यूल फिर क्लोरीन का उठाना है और इसको ऐसे ही यूज करना है। तो अब स्टेप 4 के बाद हमारा आएगा स्टेप 5। स्टेप 5 में ये तो दोबारा आएगा, यानी मिथाइल क्लोराइड फ्री रेडिकल। अब उठाएंगे एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल। तो अब वही चीज रिपीट हो रही है कि मिथाइल ने टारगेट किसको करना है? क्लोरीन मॉलिक्यूल को, भले उसमें क्लोराइड आ जाए। तो समझो वो है तो मिथाइल, तो मिथाइल ने क्लोराइड पे अटैक करना है और एक क्लोराइड का बॉन्ड ब्रेक करना है, और इसने अब क्लोरीन ले लेना है। हर दफे मिथाइल क्लोरीन गेन करेगा और बाकी इसमें से एक क्लोराइड बच जाएगा। अब क्लोरीन दूसरा भी आ गया मॉलिक्यूल से लेने के बाद। तो अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन। क्या नाम है इसका? डाइक्लोरोमीथेन। लेकिन क्लोराइड रेडिकल पड़ा है, इसको यूज करना है। तो अब स्टेप कौन सा लेंगे? स्टेप होगा 6। स्टेप 6 में आएंगे तो यहां पर ये वाला तो आता रहेगा, इसको हर दफे उठाना है, चाहे रेडिकल क्यों ना हो। ये क्लोराइड और ये क्लोराइड हमने उठाया, वो क्लोराइड का रेडिकल। अब ये मिथाइल, ये क्लोराइड उलट काम करता है, ये देखो ये वाला सेम वही। अब इसने क्या करना है? इससे हाइड्रोजन छीनना है और क्या बना लेना है इसने? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें से अब के बाद समझ लो कि एक किलो हाइड्रोजन और चला गया HCl बना के। 2 स्टेप पूरे हो गए, ठीक है। अब हमारा क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल खत्म हो गया। अब करते हैं स्टेप नंबर 7 की बात। तो स्टेप 7 में ये तो आएगा ही, यानी मिथाइल डाइक्लोराइड का रेडिकल, और एक मॉलिक्यूल किसका उठाओगे? क्लोरीन का। अब ये मिथाइल क्लोराइड
इस क्लोरीन पर अटैक करके इससे बॉन्ड बना लेगा, इसको तोड़ देगा बॉन्ड को। अब एक और क्लोरीन भी इसमें आ गया, तो अब ये बन गया मिथाइल ट्राई क्लोराइड, या नहीं, चलो लगा दो बोले, तो ये ट्राइक्लोरोमीथेन बन गया हमारा मॉलिक्यूल। लेकिन रेडिकल तो पड़ा है ना अभी, इसको भी तो इस्तेमाल करना है। तो मॉलिक्यूल में से एक रेडिकल इसमें इन होगा, एक फ्री पड़ा है, और उसने क्या करना है, इसमें से हाइड्रोजन को निकालना है। ये है इनका मैकेनिज्म का तरीका। चलो इसको नोट करो, स्टेप 7 को। ओके, तो अब स्टेप हमारा 7 तक पूरा हो गया। लेकिन अभी भी आप देख रहे हो हाइड्रोजन पड़े हैं इसमें, अभी भी हाइड्रोजन पड़े हैं स्टेप 7 में, ये देखो। तो इनको भी अब क्या करना है, यूटिलाइज करना है, यूज करना है। तो अब यही चीज जो 7 में पड़ी है, ये कहां पर आएगी, ये स्टेप 8 में आएगी। स्टेप 8 में इसी को लेकर आओगे। तो स्टेप 8 में आपने यहां पर ये ले लिया, ये वाला मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन है इसमें Cl Cl Cl, और यहां पर है क्लोराइड। क्लोराइड रेडिकल किसको टारगेट करेगा, हाइड्रोजन को, और क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। ठीक हो गया। अब ये बच गया यहां पर, ये बच गया कार्बन पर मिथाइल ट्राई क्लोराइड रेडिकल। 2 स्टेप पूरे हो गए, मॉलिक्यूल खर्च हो गया, तीसरा मॉलिक्यूल भी गया, तीसरा भी गया। अब हमने आखिरी मॉलिक्यूल क्लोरीन का एक और उठाना है। तो अब स्टेप कौन सा होगा, स्टेप होगा 9। स्टेप 9 में यहां पर एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा मिथाइल ट्राइक्लोराइड क्लोरीन का मॉलिक्यूल उठाते हैं, और इसने सीधा सीधा टारगेट करना है इसको, और क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन ये गेन कर लेगा। अब इसमें क्लोरीन कितने आ जाएंगे, ये एक, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा, 4 कार्बन आ गए। अब ये कंपाउंड बन गया कौन सा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो क्लोराइड बदलते रहे हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन आया, क्लोराइड आया, हाइड्रोजन लेकर गया, और फिर मिथाइल ने क्लोरीन लिया, ये 4 लेता रहा। अब एक क्लोरीन अभी भी बचा हुआ है, लेकिन इसमें चारों क्लोराइड रिप्लेस हो गए, अब कोई हाइड्रोजन यहां नहीं बचा है, लिहाजा अब इसको मजीद क्लोरीनेशन की जरूरत या क्लोरीन की जरूरत नहीं है। तो ये तो खत्म हो जाएगा। अब ये रेडिकल बचा है, अब वही रेडिकल उठाओ जो मैंने आपको बताया था स्टेप 1 में, याद है ना, स्टेप 1 में एक क्लोराइड रेडिकल हमने छोड़ दिया था। तो वो रेडिकल और ये वाला रेडिकल, अब ये आपस में क्या करते हैं, स्टेप 10 में एक फर्स्ट स्टेप वाला क्लोराइड और एक ये लास्ट स्टेप वाला, ये मैंने फर्स्ट वाला लिया है, और ये लास्ट वाला, ये आएंगे और ये आपस में मिले, और इन्होंने क्या किया, मॉलिक्यूल बना लिया, Cl2 बना लिया, और रिएक्शन खत्म हो गया। रिएक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। देखो सारे क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर चुके हैं बारी बारी। तो इस तरह ये मैकेनिज्म चलती रहती है अल्केन्स की, और हर अल्केन में इसी तरीके से बेटा हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है क्लोरीन के जरिए, ब्रोमीन के जरिए, फ्लोरीन के जरिए, और जितने हाइड्रोजन होंगे उतने स्टेप आपके बढ़ जाएंगे। अब इथेन में भी क्लोरीनेशन ऐसे ही होगी, सेम यही तरीका, पर आपको हाइड्रोजन इथेन में मिलेंगे 6, तो इसकी 6 क्लोरीन की प्रोडक्ट आएंगी, हेक्सा क्लोरोइथेन तक प्रोडक्ट आएगी, और फिर उधर उसके आइसोमेरिक फॉर्म भी बनेंगे। ठीक है,
तो अब यहां तक नोट करो, आगे इस रिएक्शन की थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। ठीक, तो रिएक्शन तो खत्म हो गया, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, ठीक है ना, ऑलमोस्ट सब के सब हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए। अब हमें क्या देखना है इसमें, देखो इस मैकेनिज्म में एमसीक्यूज या क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, तो एक सवाल जो इस रिएक्शन में से आ सकता है या चंद और सवाल जो इस रिएक्शन में आ सकते हैं, वो कौन से होंगे, तो उनको देखते हैं। वो स्टेप्स के नाम होंगे। अब देखो यहां पर हमने देखा क्लोरीन का मॉलिक्यूल उठाया, पहले स्टेप में यूवी लाइट थी और हमने देखा कि ये यूवी लाइट से ये मॉलिक्यूल टूट रहा है। क्या हो रहा है? टूट रहा है। इसको बोलते हैं बॉन्ड फिशन। बॉन्ड फिशन माना बॉन्ड का टूटने का अमल। तो बॉन्ड फिशन हुआ और हमें यहां पर दो बेटा क्या मिल गए? रेडिकल्स। क्या मिल गए? रेडिकल्स। तो याद रखो, जिस रिएक्शन के मैकेनिज्म के किसी भी स्टेप में मॉलिक्यूल टूटता है और सिर्फ क्या मिलते हैं? रेडिकल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? रेडिकल्स। तो फिर इस स्टेप को कहते हैं इनिशिएशन स्टेप। तो आपसे पूछेंगे इनिशिएशन स्टेप का मतलब क्या है? इनिशिएशन स्टेप का मतलब है मॉलिक्यूल का रेडिकल्स में टूट जाना, यानी इट इज, ये पहला स्टेप होता है हर रिएक्शन, इट इज टाइप ऑफ स्टेप ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन का एक स्टेप है इन विच के जिसमें होता क्या है कि ए मॉलिक्यूल ब्रेक्स अप, ये टूटता है इनटू किस। तो बेटा इनिशिएशन स्टेप वो स्टेप होगा जिसमें क्या होगा, एक मॉलिक्यूल टूटेगा और क्या बनेंगे? रेडिकल्स। जहां देखो सिर्फ मॉलिक्यूल टूटा है और रेडिकल्स बन गए, तो इस स्टेप को क्या बोलोगे? इनिशिएशन स्टेप। अच्छा, अब इसके बाद फिर दूसरा स्टेप का टाइप रिएक्शन में आपको मिलेगा, रिएक्शन में, और उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? नंबर 2, उसको बोलते हैं प्रोपेगेशन स्टेप। क्या बोलते हो? प्रोपेगेशन स्टेप बोलते हो। अब प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होता है? एक मॉलिक्यूल होता है और वो किसी का भी हो, और एक रेडिकल। जब रेडिकल मॉलिक्यूल पे अटैक करता है और उसने उसमें से किसी भी एटम को हटाया, कुछ भी किया, लेकिन अटैक किसने किया? रेडिकल ने। तो रेडिकल जब अटैक करेगा मॉलिक्यूल पर, तो इस स्टेप को क्या कहते हैं? प्रोपेगेशन स्टेप। यानी व्हेन ए रेडिकल अटैक्स over a neutral molecule, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर रेडिकल का अटैक हो, तो फिर उसको, उस स्टेप को हम क्या बोलेंगे बेटा? उस स्टेप को हम बोलेंगे प्रोपेगेशन स्टेप। ठीक, अब लास्ट स्टेप होगा, और वो लास्ट स्टेप रिएक्शंस में कौन सा वाला होगा? बहुत सिंपल, बहुत आसान सा है, और वो थर्ड स्टेप होता है नंबर 3। इसको बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप। अब टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा? सेम या फिर डिफरेंट, क्या रेडिकल्स पे ये कंबाइन हो जाएं और एक मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएं।
तो बेटा इसको बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप, यानी व्हेन, जब, सेम और या फिर डिफरेंट, क्या बेटा, रेडिकल्स, जो डिफरेंट या सेम रेडिकल्स हैं, कंबाइन, बेटा ये कंबाइन हो जाए, कंबाइन टुगेदर, दे प्रोड्यूस मॉलिक्यूल, फिर इनसे क्या प्रोड्यूस हो, मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो। तो फिर इस स्टेप को क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन स्टेप। तो आप अल्केन के ये देख लो भले, रेडिकल थे, कंबाइन हुए, मॉलिक्यूल बन गया। तो जहां भी आप ये देखो कि बेटा ये हेलोजिनेशन हो रही है अल्केन्स में, तो फिर वहां स्टेप 3 होंगे। सारे टाइप वैसे तो 10-10, 15-15, 20-20 स्टेप होंगे, लेकिन नेचर कौन सी होगी, 3 होगी। पहला होगा इनिशिएशन, यानी मॉलिक्यूल टूटेगा, रेडिकल्स बनेंगे, फिर ये रेडिकल फिर मॉलिक्यूल्स पे अटैक करेंगे, और जब रेडिकल मॉलिक्यूल्स पे अटैक करेंगे तो ये होगा प्रोपेगेशन स्टेप। तो प्रोपेगेशन कई होते हैं एक रिएक्शन के अंदर। इनिशिएशन एक होता है, यानी मॉलिक्यूल का टूटना, और फिर आखिर में 2 रेडिकल कंबाइन होंगे, मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इनिशिएशन और टर्मिनेशन स्टेप ये तो एक एक ही होता है हर मतलब रिएक्शन में, अलबत्ता प्रोपेगेशन स्टेप के ही हो सकते हैं। तो आज हम अपने लेक्चर को यहाँ ख़त्म करते हैं। कल फिर इंशाल्लाह इससे आगे हम नेक्स्ट अल्कीन्स की केमिस्ट्री पे आएंगे। इनके 1-2 रिएक्शन और रहते हैं, तो कल मैं आपको करवा दूंगा। तो बेटा इसको नोट कर लो। तो आज यहाँ पर हम इस सेशन को ऑफ करते हैं।